Yes, Nabil, the screen is visible to you. यस तो इसमें आज ना हम लोग थोड़ा सा पी ब्लॉक में कुछ कुछ चीजें जो हैं वो उसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, जो कि काफी आई थिंक तुमको हेल्प करेगा। सबसे पहले तो कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में तुमको मालूम होना चाहिए। मालूम तो है, बस उसको थोड़ा सा एनालाइज फॉर्म में याद रखना है। एक तो जैसे कि तुमको फॉस्फीन बताए थे, फॉस्फीन दैट इज PH3। अब अगर हम लोग PH3 का सिर्फ प्रिपरेशन देख लें तो प्रिपरेशन कैसे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे PH3 ले लिया हम लोग, और ये तुम्हारा का रोटन कैसा स्मेल होता है जी। फॉस्फीन का स्मेल का क्या है। रॉटन फिश मतलब हाँ, रोटन फिश याद रखिएगा, रोटन फिश स्मेल है इसका। और इसको बनाने के लिए अलग अलग तरीका है हमारे पास। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो P4 का रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करें, रेड फॉस्फोरस का, ठीक है, सॉरी व्हाइट फॉस्फोरस का, दिस इज व्हाइट फॉस्फोरस, रेड एंड ब्लैक के साथ तो बनेगा ही नहीं। यहीं पे लिख देते हैं रेड एंड ब्लैक P4 do not follow या do not show disproportionation reaction। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग फॉस्फोनियम सॉल्ट ले लेते हैं और उसको KOH के साथ ट्रीट करते हैं, दैट इज PH4 ले लिए, इसको हम लोग KOH के साथ वार्म कर रहे हैं तो ये मिल सकता है। ठीक है, मेटल फॉस्फाइड अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसका हाइड्रोलिसिस से भी ये मिल जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल फॉस्फाइड से तुम्हारा PH3 मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दो एसिड है, एक H3PO2 है, या फिर हम लोग H3PO4 लेते हैं। इसका भी डिस्प्रपोर्शनेशन जब होगा तो इसके भी डिस्प्रपोर्शनेशन से तुम्हारा PH3 का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, इस तरीके से तुमको थोड़ा ध्यान में भी रहेगा। प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका तुमको याद भी काफी सारा चीज होगा। अगर हम PH3 की बात करते हैं तो PH3 जो है, अगर एयर के साथ इसको हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर तो इट इज स्टेबल इन एयर, इट इज स्टेबल इन एयर। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ P2H4, इन एब्सेंस ऑफ P2H4, ठीक है, विच इज हाईली इनफ्लेमेबल। P2H4 अगर नहीं है तब तो ये स्टेबल है, और P2H4 रहेगा तो ये हाईली इन्फ्लेमेबल हो जाएगा। ये हम पहले भी तुमको बताए थे, तो ये सब चीज एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये हाईली इन्फ्लेमेबल रहेगा, ठीक है। और अगर P2H4 आ जाता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ P2H4 इट बिकम्स हाईली इन्फ्लेमेबल। इन प्रेजेंस ऑफ P2H4 it burns in air, it burns in air at room temperature, at room temperature, and rings बनता है, vortex rings बनता है, and vortex rings of fumes are observed। ठीक है, तो ये चीज तो तुमको पता है। इसको अगर 1500 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग 1500 बोल रहे 150 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको हम लोग O2 के साथ हीट करें तो यहाँ पे आपका H3PO4 का फॉर्मेशन होगा। एंड अगर हम इसको ट्रीट करते हैं विथ कॉपर सल्फेट AgNO3, ठीक है, तो इसके साथ तुम्हारा फॉस्फाइड का Cu3P2 का प्रेसिपिटेट बनेगा, या फिर Ag3P का। दोनों ही प्रेसिपिटेट ब्लैक PPT है, तो इसका भी दोनों का ब्लैक PPT मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग एक बात करते हैं कि अगर हमको डिस्टिंक्शन करना है, ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन
डिस्टिंक्शन बिटवीन NH3 एंड PH3, तो यहाँ पे याद रखना कि इसके लिए हम CuSO4 सोल्यूशन लेंगे और इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग PH3 के साथ। अगर तो यहाँ पे तुमको ब्लैक PPT मिल जाएगा, यू विल गेट ब्लैक PPT ऑफ कॉप। अगर हम लोग बात करें तो क्यूप्रिक फॉस्फाइड, ठीक है, तो इसका हमको ब्लैक PPT मिल गया। एंड इफ यू ट्रीट दिस विथ NH3, so here we'll not get any nitride. Here we will get what? We will get precipitate of copper hydroxide, and this is a pale blue, light blue precipitate, ठीक है। और जब इससे हम लोग excess NH3 पास करेंगे, if we pass excess NH3 from this, if we pass excess NH3 from this, we will get what? A deep blue solution, और यहाँ पे आपका एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है ये, और यहाँ पे आपको डीप ब्लू सोल्यूशन मिलेगा अगर आप एक्सेस NH3 पास कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज है आपका, जो कि तुमको PH3 के केस में जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है वो ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक चीज थोड़ा सा हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस ब्लैक फॉस्फोरस का कन्वर्जन के ऊपर भी बात करते हैं, कि अगर हमारे पास सपोज करो कि व्हाइट फॉस्फोरस पड़ा हुआ है, तो व्हाइट फॉस्फोरस से अगर हमको रेड फॉस्फोरस लेना है, ठीक है, जो कि हम लोग को पता है कि पॉलीमेरिक फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो रेड फॉस्फोरस लेने के लिए आप इसको बहुत 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, और यहाँ पे काफी दिन तक ये हीटिंग चलना चाहिए, सेवरल डेज आपको हीटिंग करना पड़ेगा, और एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बना के रखना है। यू हैव टू प्रोवाइड एट इनर्ट एटमॉस्फेयर, तब जाके ये रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट होगा। और रेड फॉस्फोरस को अगर हम लोग को इसमें करना है तो 550 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको वापस हीट कर देंगे, एंड फॉलोड बाय, तो हीटिंग फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग, हीटिंग फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग, ठीक है। तो अगर ये काम कर देते हैं हम लोग का, तो रेड फॉस्फोरस विल कन्वर्ट इनटू व्हाइट फॉस्फोरस। एंड इफ यू टॉक अबाउट कि दिस व्हाइट फॉस्फोरस को अगर हमको ब्लैक फॉस्फोरस में ट्रीट करना है, तो ये भी तुमको ऑलरेडी बताया है, तो 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और 1200 ATM का आपको बहुत हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब ये आपका कन्वर्ट होगा इन द ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है यार, क्लियर है ये चीज? यस सर। नोट कर लियो, क्या हम PDF तो भेज ही देंगे, फिर भी लिखते रहोगे रिएक्शन तो याद होते रहेगा। डन। डन है, चलो ठीक है, जस्ट चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक आता है रिएक्शंस ऑफ HNO3, जो कि हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं, बट फिर भी एक बार वापस देख लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ HNO3, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में इसको याद रख लेते हैं, कि जब भी हम इसको HNO3 का रिएक्शन देखेंगे तो विल मेक अ टेबल, एंड इन दिस टेबल द फर्स्ट में हम लिखेंगे क्या, ऑक्सीडेंट क्या है मेरे पास। ऑक्सीडेंट मतलब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसी का डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3। रिडक्टेंट जो है हमारे पास, रिडक्टेंट इज बेसिकली मेटल्स, नॉन मेटल्स, या कोई और कंपाउंड जिसको हम लोग को देखना है कि कोई इंपॉर्टेंट है क्या। और मेन प्रोडक्ट्स क्या है ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, मेन प्रोडक्ट्स ऑफ redox reaction, main product, what is the main product of the redox reaction, तो इसी पे हम लोग का मेनली डिस्कशन चलेगा, एंड पता है, बस उसको समराइज कर देना है। अब देखो यहाँ पे, इफ यू टॉक अबाउट
वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट, मतलब वेरी वेरी डाइल्यूट, यानी 2% कंसंट्रेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ये H2 गैस लिबरेट करेगा और साथ में मेटल नाइट्रेट बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, नो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, नो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ठीक है, कोई ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा है। तो ये पहला वाला केस हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास वेरी डाइल्यूट है, सिर्फ वेरी डाइल्यूट HNO3 है, मान लो 6% के आसपास कंसंट्रेशन हम लोग ले, तो इसको हम लोग वीक ऑक्सीडेंट बोलेंगे। वी कॉल दिस एज वीक ऑक्सीडेंट। और वीक ऑक्सीडेंट्स में आप मान लीजिए आयरन के साथ ले रहे हैं, जिंक के साथ ले रहे हैं और टिन के साथ ले रहे हैं। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बता चुके हैं ऑलरेडी। एक तो मेटल नाइट्रेट बनेगा, ये तो मालूम है। इसके अलावा क्या बनेगा? एक तो वाटर बनेगा, ये भी मालूम है। इसके अलावा क्या बनेगा, याद है कि भूल गए हो? हेलो, आवाज आ रहा है? सर अमोनिया बनेगा। अमोनिया नहीं बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, NH4NO3। ये सब रिएक्शन एकदम नहीं भूलना, इसलिए हम आज सोचे कि इसका थोड़ा टेबल फॉर्म में तुमको दे दे। इसके बाद अगर डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट HNO3 है और ये 20% के आसपास है, ठीक है, ये माइल्ड ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा। इट विल बिहेव एज माइल्ड ऑक्सीडेंट। एंड इसमें क्या है ना कि एक बार तो तुम ले लो लेड, कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा वही है, मेटल नाइट्रेट और वाटर तो कॉमन ही है। मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, वाटर भी बनेगा। बस गैस प्रोडिक्ट करो, कौन सा गैस निकलेगा। यहाँ पे याद रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, NO गैस निकलता है। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ पे याद रखना। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास आयरन और जिंक है। आयरन और जिंक के केस में अगेन आपका मेटल नाइट्रेट मिलेगा प्लस वाटर। बताओ कौन सा गैस निकलेगा यहाँ पे आयरन और जिंक के केस में? भूल गए हो? बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे, लाफिंग गैस निकलता है, N2O निकलता है। ठीक है, ठीक है सर। ये मत भूलना। मेन एक ही गैस तो याद रखना है, मेटल के साथ अलग अलग, इंटीजर में फंसा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, हम लोग के पास और भी है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, 20% तक ले लिया ना। अब मान लो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं। मान लो अप्रोक्स 70% का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, और ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जिंक ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं, लेड ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, मर्क्यूरी बोल रहे, सिल्वर ले लेते हैं। इन सब के साथ कॉन्सेंट्रेशन में देखो, कॉन्सेंट्रेटेड जब है 70-80% के आसपास कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो गैस प्रिडिक्ट कर ही लोगे, NO2 निकलेगा, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर। ठीक है, टिन के साथ भी अगर हम लोग बात करें तो टिन के साथ बस एक ही प्रोडक्ट चेंज होगा। टिन के साथ जो है NO2 तो निकलेगा, वाटर भी निकलेगा। वाटर बोल रहा है, वाटर नहीं निकलेगा यहाँ पे। यहाँ पे बनेगा क्या, क्या बनता है यहाँ पे? मेटास्टैनिक एसिड बनता है। हाँ, यहाँ पे बनता है H2SNO3, H2SNO3, मेटास्टैनिक एसिड, मेटास्टैनिक एसिड बनता है। ठीक है, तो मेटास्टैनिक एसिड जो है, इसका ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आएगा इसी में गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो गोल्ड प्लैटिनम के साथ तो खैर मालूम ही है हमको, गोल्ड प्लैटिनम के साथ यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, नो रिएक्शन। ठीक है,
एक्वा रीजिया में डिसॉल्व करता है, तो ये मालूम है हम लोग को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या नाम है, और कौन सा मेटल है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, ठीक है, कोबाल्ट है, निकल है, आयरन है, ठीक है। तो इनके साथ क्या है, पैसिव नेचर बन जाएगा, ठीक है ना, ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से। तो दे बिकम्स व्हाट, दे बिकम्स पैसिव, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, ठीक है। बस और बस तुमको यहाँ पे ध्यान में रखना है मेटल को, ये भूले नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये भूल गए तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। इसके बाद नॉन मेटल्स, यहाँ तक तो ये सब तो मेटल हो गया तुम्हारा, ठीक है, दीज आर ऑल मेटल्स। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से नॉन मेटल शुरू होगा। तो नॉन मेटल में जैसे सल्फर है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, ये सारे नॉन मेटल के केस में आपका क्या होने वाला है, NO2 निकलेगा। एंड जितना भी ये सब है वो उसके साथ ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा। इवन मेटलॉइड्स भी अगर तुम ले लोगे, जैसे कि हमारे पास आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है, तो टिन हो गया, टिन तो देख ही चुके हैं हम लोग। तो ये सारे जो हैं नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, इनके साथ एक तो निकलेगा NO2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस रिस्पेक्टिव ऑक्सी एसिड्स, रिस्पेक्टिव ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। तो इसका हम कंप्लीट रिएक्शन भी तुमको बताया है, तो बस देख लेना। और इसके बाद क्या आता है, कुछ और केस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेटेड का, हमने सारा कवर कर दिया। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं, 20% है और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। और एक बार कंपाउंड्स जो हैं वो भी लेंगे हम लोग, और एक बार कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी रिएक्शन देखेंगे 70% के आसपास। बस यहाँ कंपाउंड्स ले ले रहे हैं, कंपाउंड जैसे कि SO2, H2S, इसके अलावा और क्या ले ले, FeS, और ले लेते हैं KI, ठीक है। तो ये सब ले लोगे, यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो डाइल्यूट के साथ तो SO2 जो है वो चला जाएगा किस में, H2SO4 में। H2S जो है ये चला जाएगा सल्फर में। FeS चला जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस में। और KI चला जाएगा I2 में, ठीक है। और साथ में गैस जो रिलीज होगा हर केस में वो NO गैस होगा, ठीक है। तो NO गैस इनके साथ रिलीज होगा, बाकी सब तो तुम प्रेडिक्ट कर लोगे कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। गैस NO रिलीज होगा, यहाँ पे गैस जो है NO2 रिलीज होगा। बाकी प्रोडक्ट जो है, जैसे कि SO2 में तो सेम है, H2SO4 बनेगा। इसके बाद H2S भी जो है, H2S भी आपका H2SO4 में ही जाएगा। तो H2S भी H2SO4 में ही जाएगा। FeS भी अगर हम लोग बात करते हैं तो Fe2SO4 होल थ्राइस में ही जाएगा। बट इफ यू टॉक अबाउट KI, तो KI जो है यहाँ पे आयोडेट में ऑक्सीडाइज कर जाएगा, मतलब HiO3 में ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ठीक है। हो गया डन है यार। और कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो कि Ag जो है सिल्वर, सिल्वर डज नॉट डिसॉल्व, सिल्वर डज नॉट डिसॉल्व इन एक्वा रीजिया, इन एक्वा रीजिया, बट गोल्ड एंड प्लैटिनम, बट गोल्ड एंड प्लैटिनम, गोल्ड एंड प्लैटिनम डिसॉल्व इन एक्वा रीजिया, ठीक है, डिसॉल्व इन एक्वा रीजिया, डिसॉल्व इन एक्वा रीजिया ड्यू टू क्लोरो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ड्यू टू क्लोरो कॉम्प्लेक्स
फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक तो पॉइंट तुमको याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे वो ये है कि लेड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी डू नॉट रिएक्ट विथ डू नॉट रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3, मतलब 20% से अगर कम है तो वहां पे रिएक्शन नहीं हुआ इनका। और तीसरा जो पॉइंट है कि बिहेवियर ऑफ लेड टुवर्ड्स HNO3 towards HNO3 is same as that of is same as those of copper, silver and mercury। डन है ये वाला? यस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम लोग, नाइट्रस एसिड भी ले लेते हैं। तो नाइट्रस एसिड दैट इज HNO2। अब देखिए HNO2 का प्रिपरेशन पहले से ये कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास HNO2 है, तो एक तो इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग, मेटल नाइट्राइट सॉल्ट से। मेटल नाइट्राइट सॉल्ट से, ठीक है। इसका अगर ट्रीटमेंट कर देंगे किसके साथ, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 से। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि NO का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे N2O2 बनता है और ये एक ब्लू सॉलिड होगा NONNO2 का, तो यहाँ पे N2O2 बोल रहा है, N2O3 बनेगा और ये एक ब्लू सॉलिड होगा और इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको HNO2 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसमें कि ये तो खैर प्रिपरेशन में ये वाला रिएक्शन याद रखना। अगर हमारे पास इसका रिएक्शंस पे आते हैं, यानी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, तो प्रॉपर्टीज में आप मान के चलो कि जैसे ये हमारा HNO2 है, तो HNO2 का पहले ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख लीजिए। लेट्स सी अबाउट दी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में अगर रिएक्शन हम SO2 के साथ कराएंगे तो उसको H2SO4 में ट्रांसफर करेगा। अगर H2S के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसको सल्फर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, येलो या व्हाइट प्रेसिपिटेट। हम लोग को पता है सल्फर का येलो या व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम FeSO4 के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो FeSO4 के साथ हम लोग को वही प्रोडक्ट मिलेगा जो HNO3 के साथ मिल रहा था, Fe+2 से +3 में चला जाएगा। Ki के साथ बनाओगे तो यहाँ पे दो चीजें बन सकता है, या तो I2 में जा सकता है या फिर I3 में। यहाँ पे I3- का बनने के कारण सोल्यूशन ब्राउन कलर का हो जाएगा, ये हम लोग को भी मालूम है। और अगर हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं इसको क्या नाम है, जिंक एल्यूमिनियम प्लस NaOH के साथ, ठीक है, जिंक या एल्यूमिनियम प्लस NaOH के साथ, तो यहाँ पे आपका NH3 गैस ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसका कुछ रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर पे ये डिस्प्रपोर्शनेट भी कर जाता है। रूम टेम्परेचर पे ये क्या कर जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। क्या बनाता है डिस्प्रपोर्शनेट करके, बताओ। बताओ जल्दी। सर HNO3 बनाएगा और HNO3 बनाएगा और क्या बनाएगा? तो बहुत बेसिक रिएक्शन है जी।
नहीं याद रखोगे तो कैसे काम चलेगा। इसके बाद NO फिर एयर से कंबाइन करके, ठीक है, क्या बना लेता है NO2 में। तो पहले NO बनता है, बाद में NO2 बन जाता है, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, पता होना चाहिए। इसके अलावा ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है। इट ऑल्सो शोज व्हाट, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि MnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो उसको तो खैर Mn2+ में भेजेगा, ठीक है, और खुद चला जाएगा हर केस में HNO3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इसके बाद अगर ये रिएक्ट कर रहा है H2O2 के साथ, तो ये तो खैर H2O में ही जाता है, पता है हम लोगों को। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये रिएक्ट कर रहा है O3 के साथ, तो यहाँ पे O2 में उसको रिड्यूस कर देगा। और अगर ये रिएक्ट कर रहा है क्रोमेट के साथ और डाइक्रोमेट के साथ, तो यहाँ पे इसको तो खैर Cr3+ में ही भेजेगा। बाकी हर केस में आपको HNO3 देखने को मिलेगा। तो ये इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद इसका कुछ प्रॉपर्टी जो है तुम्हारा विथ कंपाउंड्स हैविंग NH2 ग्रुप के साथ है, यानी विथ कंपाउंड्स हैविंग NH2 ग्रुप, ठीक है, विथ कंपाउंड्स हैविंग NH2 ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे अगर ये हम लोग बात करें, जैसे कि अगर हम इसको RNH2 1 डिग्री अमाइन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो ये वहां पे क्या बनाता है, तो ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, ROH बनाएगा, N2 बनाएगा, और क्या बनाएगा, H2O। अगर हम लोग यहाँ पे इसको यूरिया के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यूरिया के साथ N2+ CO2+ H2O बनाएगा। अगर ये थायो यूरिया के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो थायो यूरिया के साथ ये HSCN बनाएगा, N2 बनाएगा, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसको तुम ट्रीट कर रहे हो क्या नाम है, सल्फामिक एसिड के साथ, ठीक है, इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, सल्फामिक एसिड के साथ। सल्फामिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2NSO3H। तो दिस इज बेसिकली यूज्ड टू रिमूव NO2-, even in the presence of even in presence of even in presence of NO3- radical, ठीक है। तो NO2- को रिमूव करेगा। और HHCN का जो हमको पता है कि FeCl3 के साथ करते हैं हम लोग इसका ट्रीटमेंट, तो हम लोग को यहाँ पे ब्लड रेड कलर्ड सोल्यूशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या क्या नोट करने लायक पॉइंट हो गया, एक तो पॉइंट ये हो गया कि फ्री HNO2 is not stored because it undergoes because it undergoes disproportionation the disproportionation into HNO3 and NO at room temperature, ठीक है। और दूसरा N2O3 is the only oxide of nitrogen which is blue in color, which is blue colored।
हो गया डन है। यस। अब मान लो हम लोग ले लेते हैं बोरेक्स। बोरेक्स के साथ अगर मान लो एक्सेस ऑफ वाटर लिए तो बफर बन जाता है। एक्वा सोल्यूशन इज एक्टिंग लाइक अ बफर। यहाँ पे H3BO3 का फॉर्मेशन होगा और इसी का कॉन्जुगेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बफर सोल्यूशन मिलेगा। तो लोग बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज एक्टिंग लाइक अ बफर सोल्यूशन, और इसको तुम टाइट्रेट करोगे, टाइट्रेशन विथ HCl, तो यहाँ पे आपका H3BO3 प्लस NaCl यूज होगा। और यहाँ पे इंडिकेटर जो, क्योंकि एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इंडिकेटर यूज करेंगे मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, और बोरेक्स का एन फैक्टर कितना होता है जी? 2 होता है एज अ बेस। एज अ बेस याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब रिएक्शन तुम्हारा पड़ा हुआ है। अगर इसको हीट करेंगे तो इट स्वेल्स टू क्रिस्टलाइन मास। ये स्वेलिंग आ जाएगा इसके अंदर, और स्वेलिंग आने के बाद प्रोडक्ट बताओ क्या बनता है? NaBO2 और B2O3। इसी को क्या बोलते हो? ट्रांसपेरेंट बीड। यस और नो? तो यही होता है ना, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक हाँ, एनहाइड्राइड। सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3। इसको तुम कलर्ड ऑक्साइड के साथ फिर ट्रीट करोगे। ठीक है, M2OX, और इसको हीट करोगे, हीटिंग इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो यही बोरेक्स बीट टेस्ट हो गया, हीटिंग इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ये तुम्हारा बन जाएगा मेटल, जो भी आपने मेटल का ऑक्साइड लिया है उसका कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बोराइड, मेटाबोरेट बनेगा। और ये जो है आपका कलर्ड बीड का फॉर्मेशन करेगा, गेट कलर्ड बीड। ठीक है, बस यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो भी आप मेटल का आयन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी मेटल का आयन ले रहे हैं, तो My+, ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, इस पैरा मैग्नेटिक। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका रिएक्शन हम लोग सपोज करिए कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है बताओ? H2B4O7 बनेगा। H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड इसको बोलते हैं। यू विल गेट टेट्राबोरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद टेट्राबोरिक एसिड को फर्दर तुम ट्रीट करोगे किसके साथ? वाटर के साथ। तो यहाँ बोरिक एसिड मिल जाएगा। बोरिक एसिड को हीट करेंगे हम लोग तो हमारे पास B2O3 मिल जाएगा। B2O3 को तुम विटामिन B12 के साथ, विटामिन B12 के साथ ट्रीट करोगे तो ब्लू कलर्ड बीड मिलेगा तुम्हारा, क्योंकि उसमें कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। तो COBO2 होल ट्वाइस, इसका हमको क्या मिल जाएगा? ब्लू कलर्ड बीड, ब्लू बीड मिल जाएगा। इसके बाद इसी B2O3 का अगर हम सोडियम या मैग्नीशियम के साथ हीटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको एमॉर्फस बोरॉन मिलेगा। वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट एमॉर्फस बोरॉन। रिडक्शन कर देगा ये B2O3 का। और इसी को हम लोग मॉइजन बोरॉन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉइजन बोरॉन। ठीक है, इसी को हम लोग मॉइजन बोरॉन भी बोलते हैं। और इसी का अगर हम लोग हीटिंग करते हैं एल्यूमिनियम के साथ तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन बोरॉन मिलेगा आपको। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन मिल जाएगा। यू विल गेट व्हाट? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एक सीरीज में क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे हम लिखे हैं वैसे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिख जाएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं और साथ में मिथेनॉल ले लिए,
तो यहाँ पे फिर आपको पता ही है क्या बनेगा, BOMe होल ट्राइस, ग्रीन एज्ड फ्लेम, ग्रीन एज्ड फ्लेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद और तो सारा रिएक्शन हो ही गया है। हाँ, एक रिएक्शन और है कि अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही हीट करें, इसको अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करें, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही हीट करें और साथ में ले लेते हैं कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोरस्पार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको BF3 मिलेगा, BF3 का वेपर, ठीक है, और यहाँ भी कलर आपका फ्लेम का ग्रीन हो जाएगा। इतना चीज आपको याद रखना है बोरेक्स में। बाकी बोरॉन का रिएक्शन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कुछ कुछ। बोरॉन जैसे कि O2 के साथ जाएगा तो B2O3 बनाएगा, N2 के साथ हीट करेंगे तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनेगा, ठीक है, इसी को तुम क्या बोलते हो, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड को। इसको कार्बन के साथ अगर हम लोग हीट करते हैं, इसको अगर हम लोग कार्बन के साथ हीट करते हैं तो कार्बन के साथ हीट करने पे तुम्हारा B4C मिलेगा, जिसको हम लोग बोरॉन कार्बाइड बोलते हैं, इसको हम लोग बोरॉन कार्बाइड बोलते हैं। और अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ इसको हीट कर रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, तुम पढ़े ही हुए हो। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर के साथ अगर ये रिएक्ट होता है तो यहाँ पे फिर H3BO3 बनेगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए हो तो SO2 निकलेगा और नहीं तो आपका NO2 निकलेगा, ठीक है। और हॉट या कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, H2O चाहे हॉट रहे चाहे कोल्ड रहे, इसके साथ इसका कोई रिएक्शन बोरॉन का नहीं है। और एक चीज याद रखना कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स, aqueous solution of borax is used as जैसे K2Cr2O7 प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज होता है, तो aqueous solution of borax is primary standard also used as primary standard for titrating against acids, मान लो HCl ले लिए, हो गया जी, डन है। ये नबी डन है। डन सर। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगला जो कंपाउंड हमारे पास आता है बोरॉन फैमिली से, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस, दैट इज B2H6। B2H6 का प्रिपरेशन हमेशा याद रखो, एक तो BF3 पकड़ लो और इसको अलग अलग रिएजेंट के साथ ट्रीट कर दो, जैसे LiAlH4 उस दिन ही आया था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तुम्हारा B2H6 बनेगा, ठीक है। बाकी साइड प्रोडक्ट हम अभी नहीं लिख रहे हैं। NaH के साथ भी आपका B2H6 बनेगा और H2 के साथ भी B2H6 बनेगा, ठीक है। तो सबके साथ हीट करने पे आपको B2H6 का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो ये तीन में रखना, साइड प्रोडक्ट भी मालूम होना चाहिए। प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज में इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। एक तो B2H6 पकड़ लेते हैं हम लोग, मान लीजिए अगर अभी देखे थोड़ा देर पहले MEOH के साथ, तो पता ही है
ठीक है, इसको तो जानते ही हम लोग। इसके अलावा अगर हम लोग NH3 के साथ इसको खाली हल्का सा जेंटल वार्मिंग करें तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो जाएगा एंड ये आपका स्पीशीज बन जाएगा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में। ठीक है, और इसको फिर 200 डिग्री सेल्सियस पे फर्दर हीट करोगे, क्या बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस NH3? जल्दी बताओ। क्या बनेगा नबील? हाँ नबील, क्या बनेगा? हाँ सर। कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पे? B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजीन। बहुत इतना कॉमन रिएक्शन पता होना चाहिए, बहुत कॉमन रिएक्शन है। चलो इसलिए हम आज फ्लो चार्ट के फॉर्म में तुमको दे रहे हैं कि इसी तरह से एग्जाम में मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, PH3 है, पिरिडीन है, ठीक है, इसके बाद ईथर है, इसके साथ अगर हम वार्म करोगे तो नॉर्मल अडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल क्लीवेज दिखेगा। सिमेट्रिकल क्लीवेज कब होता है ये भी मालूम है? जब तुम्हारा रिएक्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कर रहा हो, यस और नो? यस। इसके बाद अगर इसको ट्रीट करेंगे O2 के साथ तो खैर पता ही है, B2O3 निकलेगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, उस दिन भी बताए थे। पानी के साथ जो है ये बना लेगा H3BO3, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को पता है कि B2H6 क्या है। B2H6 का प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को पता है कि इट इज अ कलरलेस गैस, इट इज अ कलरलेस गैस एंड हाईली रिएक्टिव। कलरलेस गैस है और हाईली क्या है? इट इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, एंड बाकी तो पता ही है कि कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली, ये वाला रिएक्शन में हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। कैचेस फायर क्विकली एंड एक्सप्लोड्स विथ O2, एंड एक्सप्लोड्स विथ O2। ठीक है, बाकी सब तो पता ही है। सिमेट्रिकल क्लीवेज अनसिमेट्रिकल क्लीवेज के बारे में पता है, कौन सिमेट्रिकल करेगा कौन अनसिमेट्रिकल करेगा ये भी आपको मालूम है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है वो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल क्लीवेज में आपके पास रिएजेंट क्या क्या है? PH3 है, पानी के साथ भी सिमेट्रिकल ही कर लेना। H- है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, पिरिडीन है, THF है, टर्शियरी अमाइन है। और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज जब आप करिएगा तो यहाँ पे आपके पास NH3 है, ठीक है, MENH2 है, Me2NH है, एक्सेट्रा। CN- के साथ भी अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। चलिए इतना पता होना चाहिए आपको।
हो गया जी, डन है नबील। यस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे पास आएगा एक और, जिसका नाम है बोरिक एसिड, H3BO3। H3BO3 का प्रिपरेशन में एक रिएक्शन जो काफी ज्यादा याद रहना चाहिए, बोरेक्स के साथ आप इसको बना सकते हैं, Na2B4O7.10H2 प्लस H2SO4 के साथ अगर इसको हीट कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे मेटाबोरिक एसिड, सॉरी टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 बनेगा, साथ में Na2SO4 बनेगा, फिर आपका वाटर बनेगा। ये जो टेट्राबोरिक एसिड है, इस टेट्राबोरिक एसिड इसको जब आप हीट करेंगे, सॉरी इसको जब आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे आपका H3BO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका भी प्रॉपर्टीज में बहुत सारा रिएक्शन है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपका H3BO3 है, एक तो आपका मिथाइल और मिथाइल मिथेनॉल के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये तो अब पता ही है हम लोग को। इसके बाद HF के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे BF3 बन जाएगा, ठीक है। तो BF3 जब बनता है तो मोर वोलाटाइल क्लीन फ्लेम निकलता है, मोर वोलाटाइल क्लीन फ्लेम, क्योंकि BF3 जो है ज्यादा ही वोलाटाइल है। इसके बाद अगर हम इसको H3BO3 को अगर हीट करेंगे, तो हीट करने पे आपको HBO2 मिल जाएगा, मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। और अगर हम लोग बात करते हैं कि फर्दर हीटिंग करेंगे, तो यहाँ पे फिर से टेट्राबोरिक एसिड मिलेगा, H2B4O7, ठीक है। तो दिस इज टेट्रा बोरिक एसिड। इसके बाद आपको इसको फर्दर हीट करेंगे तो B2O3 जो है वो मिलेगा। इसके बाद अगर हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं H2O2 और NaOH के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक सोडियम परऑक्सी बोरेट मिल जाता है यहाँ पे। यू विल गेट सोडियम परऑक्सी, सोडियम परऑक्सी बोरेट। इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2Na+, बाहर में रहेगा, अंदर में आपका BOH, ये आ गया OH, यहाँ पे भी BOH OH, और यहाँ पे लगा दीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे ऑक्साइड लिंकेज बना दीजिए, तो ये फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इस पे 2- का चार्ज भी रहेगा। एंड दिस सोडियम peroxyborate, it is used in washing powder as brightener. So this is used in washing powder as brightener, as brightener, ठीक है। और इसके बाद अगर इसका हम लोग क्रोमियम 3+ के साथ ट्रीटमेंट कर देते हैं, क्रोमियम 3+ के साथ, तो ये आपका क्रोमियम 3+ को येलो कलर में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। और इसके बाद तुम्हारा अगर H3BO3 को तुम NaOH के साथ ट्रीट करते हो, तो यहाँ पे दो केस में NaOH याद रखना, एक तो NaOH के साथ नॉर्मल ट्रीट करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, लेकिन नो शार्प टाइट्रेशन कर्व इज ऑब्टेंड, नो शार्प टाइट्रेशन कर्व इज ऑब्टेंड, ठीक है। और NaOH का रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं Cis 1,2 डायोल के साथ, Cis 1,2 डायोल्स के साथ, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो आपका जो रिएक्शन होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, शार्प एंड पॉइंट मिलेगा, शार्प एंड पॉइंट देखने को मिलेगा। और शार्प एंड पॉइंट देखने के लिए इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे चिलेट फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ चिलेट फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ चिलेट फॉर्मेशन। तो यानी कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो बी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन जो है इसको यहाँ नहीं बनाते, बस इतना याद रखो बिकॉज ऑफ चिलेट फॉर्मेशन, ठीक है।
हो गया, डन है। यस। और बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो बोरिक एसिड जो है, या ऐसे लिख दीजिए सॉलिड बोरिक एसिड। सॉलिड बोरिक एसिड कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर, consist of layered structure. Such layers are linked to one another by van der Waal forces of attraction। बना दो, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया H3BO3 के बारे में, ठीक है। इतना चीज पता होना चाहिए। हो गया, डन है यार। नहीं। अब एक बार ऑक्साइड्स ऑफ लीड देख लेते हैं, ये भी। और देखिए ऑक्साइड्स ऑफ लीड में अगर हम लोग बात करें तो लेड का ऑक्साइड के अंदर PbO2 आपको ध्यान रखना चाहिए। इसको ये ब्राउन कलर का होता है, इट इज अ ब्राउन सॉलिड। और इसका अलग अलग रिएक्शन याद रखना, जैसे 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं तो ये लेथार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, PbO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अगर हम कोल्ड में क्या बोलेंगे, कोल्ड में इसको बोलेंगे लिथार्ज। कोल्ड में इसको क्या बोलेंगे, लिथार्ज बोलेंगे, रेड कलर का होता है। इसके बाद हॉट कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो हॉट कंडीशन में ये इसका कलर जो होगा येलो हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हॉट कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, मैसीकॉट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैसीकॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 500 डिग्री सेल्सियस पे लिथार्ज कब है, कोल्ड कंडीशन में रेड कलर का है, और हॉट कंडीशन में इसको मैसीकॉट बोलेंगे, येलो कलर का है। इसके बाद SO2 के साथ अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग, इफ यू ट्रीट दिस विद SO2 तो इट विल गिव यू व्हाट, PbSO4 का व्हाइट PPT। इसके बाद अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं सपोज हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, तो यू विल गेट PbCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर, सिंपल रिएक्शन। अगर हम इसको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ PbSO4 प्लस H2O प्लस O2 विल गैस लिबरेट होगा। डाइल्यूट HNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि डाइल्यूट HNO3 के साथ देयर इज नो रिएक्शन एट ऑल। एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रूम टेम्परेचर, यहाँ पे आपका लेड नाइट्रेट बनेगा, यू विल गेट लेड नाइट्रेट प्लस H2O प्लस हाफ O2, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, अगर ये रिएक्ट करेगा सपोज Mn2 प्लस के साथ, इफ इट रिएक्ट्स विद Mn2 प्लस प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो ये बनेगा HMNO4 प्लस लेड नाइट्रेट प्लस लेड नाइट्रेट, ठीक है। पर मैंगनिक एसिड होता है, इट इज मैंगनिक पर मैंगनिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। ये हो गया PbO2 की कहानी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रेड लेड, जिसको हम लोग बोलते हैं Pb3O4, उसका कहानी देख लेते हैं। अब देखो रेड लेड की अगर हम लोग बात करें
तो रेड लेड जो है दैट इज Pb3O4। कॉम्पोजिशन इसका क्या होता है, 2 PbO डॉट PbO2 होता है। अगर इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ भी प्रोडक्ट सेम है, PbCl2 Cl2 एंड वाटर। डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट कर रहा है रूम टेम्परेचर पे, लेड नाइट्रेट मिलेगा प्लस PbO2 मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। अगर इसको ट्रीट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रूम टेम्परेचर पे तो यहाँ पे तुम्हारा अगेन लेड नाइट्रेट मिलेगा, O2 मिलेगा और H2O मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये तुम्हारा PbSO4 प्लस तुम्हारा यहाँ पे O2 मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। नॉर्मली इसको 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो यहाँ पे PbO प्लस हाफ O2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। और सारा तो हो ही गया, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए रेड लेड के बारे में। डन है यार, आगे बढ़े हम लोग। यस नबील, हो गया है। यस। लिख रहे हो कि खाली देख रहे हो? नहीं सर, लिख भी हाँ लिखते रहना, लिखते रहोगे याद होता जाएगा तुमको। एक दो बार, एक बार और तुमको खुद से लिखना पड़ेगा। अब तो नाइट्रोजन पे आते हैं, N2। हम ऐसा फॉर्मेट तैयार किए हैं जैसा कि तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक तो तुम ऐसे पूरा पढ़ ही लियो। अब देखो N2 का सबसे पहले प्रिपरेशन देखो, कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन इसका, कौन कौन सा प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। एक, मान लो कि अगर हम लोग बात करें अमोनियम क्रोमेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो शायद IIT में पूछ भी चुका है। इसको हीट करेंगे N2 मिलेगा। इसके अलावा NH4ClO4, NH4ClO4 इसको हीट करोगे अमोनियम पर क्लोरेट को तो भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं अमोनियम नाइट्राइट को हीट करोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। एक आता है बेरियम अजाइड शायद ना, हाँ बेरियम अजाइड या फिर सोडियम अजाइड, इसको को भी हीट करोगे तो इसके साथ तो खैर इनको हीट करोगे तो एक लाइन भी याद रखना कि ऑन हिटिंग दिस, ऑन हिटिंग दिस, ऑन हिटिंग दिस प्योर N2, प्योर N2 is formed, on hitting this pure N2 is formed। तो ये नाइट्रोजन का प्रिपरेशन वाला रिएक्शन है, सब इंपॉर्टेंट वाला ही उठाए हैं। इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हो गया नबील, आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे आते हैं। मान लो नाइट्रोजन का रिएक्शन हम लोग किए हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड के साथ। ये तो पता होगा, यहाँ पे नाइट्रोलिम मिलता है। नाइट्रोलिम का मतलब CN2+C, इस मिक्सचर को हम लोग नाइट्रोलिम बोलते हैं। वी कॉल दिस मिक्सचर एज नाइट्रोलिम। पानी के साथ ट्रीटमेंट होगा तो यहाँ पे अमोनिया गैस रिलीज होगा, इसलिए फर्टिलाइजर में इसका यूज होता है, ठीक है। तो इन सॉइल नाइट्रोलिम स्लोली हाइड्रोलाइजेस, नाइट्रोलिम स्लोली हाइड्रोलाइजेस इनटू
हाइड्रोलाइजेस इनटू NH3। इसके बाद अगर हम लोग मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन देख ले, ठीक है, विथ मेटल्स, तो मेटल्स के साथ इनका रिएक्शन जो होगा बहुत अलग अलग मीडियम में इसको तुम देख सकते हो। जैसे कि सपोज करो कि हम लोग हीट कर रहे हैं मेटल को के साथ इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अल्कली, तो अल्कली के साथ में नो रिएक्शन, ठीक है, ओनली लिथियम रिएक्ट्स, ओनली लिथियम, ओनली लिथियम रिएक्ट्स, ठीक है। और लिथियम रिएक्ट करेगा और फर्दर मिक्सचर को हीट करेंगे तो आपका Li3n बन जाएगा, ठीक है। और इसका खैर हाइड्रोलिसिस होगा तो तुम्हारा LiOH प्लस NH3 गैस निकलेगा, ठीक है। ये अल्कली मेटल्स के साथ हो गया। इसके बाद अगर हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ देखते हैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ अगर बात करें ग्रुप 2 के मेटल के साथ, तो यहाँ पे M3N2 बनेगा मेटल नाइट्राइड्स, इसका भी हाइड्रोलिसिस करोगे MOH होल ट्वाइस, और यहाँ पे भी NH3 गैस ही रिलीज होगा। एल्यूमिनियम के साथ अगर हम लोग बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा, इसको स्टीम से पास करोगे तो यहाँ पे Al2O3 और क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो अमोनियम सॉल्ट्स के हीटिंग पे हम लोग देखते हैं कि मिलता है। और अमोनियम सॉल्ट जो होना चाहिए उसमें जो अनाइनिक पार्ट होना चाहिए, दैट अनाइनिक पार्ट, वो अनाइनिक पार्ट कैसा होना चाहिए जी? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे पर क्लोरेट है तो पर क्लोरेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का है, ये सॉर्ट। यस। तो यहाँ पे वही चीज ध्यान में रखना है नोट में कि नाइट्रोजन गैस is obtained on heating those ammonium salts in which anionic part has strong oxidizing character, has strong oxidizing character, ठीक है। और सेकेंड तो नाइट्रोलिम इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, मालूम है नाइट्रोलिम इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। तीसरा जो है कि प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेंड, ये तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो इज ऑब्टेंड ऑन हीटिंग NaN3 BaN3 होल ट्वाइस। हो गया। हो गया ना? चलो ठीक है, लेट हो गया, ये हो गया। और फ्लो चार्ट बनाए थे। HNO2 तो बता दिया ना जी? यस। HNO2 हो गया। NH3 हुआ है क्या? देखो तो, नहीं हुआ होगा। NH3 का भी देख लेते हैं। देखो NH3 का अगर हम लोग सबसे पहले प्रिपरेशन देखें, तो प्रिपरेशन में NH3 कैसे कैसे बन सकता है यार। तो मान लो एक तो तुम जिंक या NaOH के साथ रिडक्शन कर रहे हो, या फिर एल्यूमिनियम का NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है। और रिडक्शन के बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि तुम्हारा कोई भी एक्वस सोल्यूशन में कोई भी क्या प्रेजेंट रहे, NO2 माइनस प्रेजेंट रहे एक्वस स्टेट में, या फिर NO3 माइनस प्रेजेंट रहे एक्वस स्टेट में, ठीक है। एनी नाइट्रोजन NO2 माइनस NO3 माइनस ये NH3 में चल जाएगा रिड्यूस होके, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं
इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि N2 और H2 का डायरेक्ट अगर हम लोग हेबर्स प्रोसेस कर ले तो हेबर प्रोसेस से बना सकते हैं। और इसके बाद M3N2 कोई अगर ले रहे हैं हम लोग, अभी देखें हम लोग अगर ग्रुप 2 का अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस कर दे तो बन सकता है। इसके अलावा NH4 प्लस सॉल्ट से भी बन सकता है, NH4 प्लस सॉल्ट से भी बन सकता है। तो NH4 प्लस सॉल्ट हैविंग अनायन having anion having anion which has no strong oxidizing character, which has no strong oxidizing character, which has no strong oxidizing character। और इसके अलावा अमोनियम सॉल्ट के साथ भी बना सकते हो, अमोनियम सॉल्ट के साथ तुम बना सकते हो। अमोनियम सॉल्ट को अगर हम लोग सिंपल वार्म करें विथ NaOH सोल्यूशन तो भी ये बन सकता है। ठीक है, तो ये सब इसका प्रिपरेशन में तुम देखे हो। प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग आएंगे तो प्रॉपर्टीज में जैसे NH3 अपना है तो वाटर में तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये Mn प्लस के साथ कंबाइन करके MOH होल N, ठीक है, का प्रेसिपिटेट बना लेगा। क्वालिटेटिव में ऑलरेडी देख चुके हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम एक्सेस NH3 पास कराते हो तो एक्सेस NH3 के साथ यहाँ पे तुम्हारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये Mn प्लस ये है, ये मेटल कौन कौन सा है ये तुम ऑलरेडी जानते हो। Hg2 2 प्लस हो सकता है, Hg2 प्लस हो सकता है, Fe2 प्लस हो सकता है, ठीक है, Mn2 प्लस हो सकता है। इसके अलावा Fe3 प्लस भी हो सकता है। तो ये सब चीज तुम जानते हो, ऑलरेडी देखे हुए हो। CaO के साथ रिएक्शन कराएंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, दोनों बेसिक है। ठीक है, और CaO डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो यहाँ पे NH3 को ड्राई अगर करना है तो NH3 इज ड्राइड ओवर कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा इसको अगर हम लोग O2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, और 800 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे NO प्लस H2O मिल जाएगा। रूम टेम्परेचर पे इसको अगर हम O2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये NO2 मिल जाएगा, और H2O के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको HNO3 प्लस NO मिल जाएगा। ठीक है, और यही जो प्रोसेस है इसी को तुम क्या बोलते हो, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हो HNO3 बनाने का। दिस इज यस। नथिंग बट ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है। ठीक है, और यहाँ पे जो NO है ये रिसाइकल होके वापस हम लोग इसको वापस ये रिसाइकल होके फिर यहाँ से यूज होने लगेगा, तो NO का यहाँ पे रिसाइकल हो जा रहा है। तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में तुम इसको बनाते हो तो NH3 का वहां पे काम है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि NH3 गैस क्योंकि बेसिक है तो इज नॉट ड्राइड बाय H2SO4 या फिर P2O5 या फिर कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसलिए अगर इसको ड्राइड करना है हमको तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ड्राइड बाय कैल्शियम ऑक्साइड। और बेरिलियम मैग्नीशियम जो है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट dissolve in NH3 due to high lattice energy, due to high lattice energy and ionization energy। ड्राइड बाय मतलब? ड्राई मतलब कि कहीं पे भी अगर NH3 है तो उसको जैसे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 का यूज करते हैं ना। हाँ तो सर। अगर कोई चीज NH3 से वेट हो रखा है
तो उसको ड्राई अगर करना है, NH3 को हटाना है, वहां से एब्जॉर्ब करवाना है, तो वहां पे आप कैल्शियम ऑक्साइड यूज करेंगे। जैसे H2SO4, P2O5, कैल्शियम क्लोराइड आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। NH3 को एब्जॉर्ब करने के लिए इनका यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बात? ठीक। ठीक है, आज तुमको टेस्ट देना है कि आज तुम्हारा रिवीजन है? सर आज तो रिवीजन ही सोचा। ठीक है, ठीक है, तो आज पेपर पेपर तुम क्या नाम है, इस 13 अप्रैल वाला पेपर एक भेज दिए हैं। ठीक है, तुम्हारे पापा को भेजा, जब करना होगा तो ले लेना पेपर, जब बैठना होगा ना पेपर 1 पेपर 2 यस। ले लेना, ऐसे जब जब भी मन करेगा तो। ठीक है, इसको थोड़ा रिवाइज कर लो, अभी रिवाइज ही करो, तुम थोड़ा पी ब्लॉक को अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार फिर से। हाँ ठीक है, सर। अभी टेस्ट देने से कोई मतलब नहीं है, पहले इसको रिवाइज कर लो पूरा एक दो बार, और फिर टेस्ट एक एक पेपर दे सकते हो। और बाकी रात में वो कल जो पेपर भेजे थे फिजिक्स मैथ वाला बनाए थे, हाँ रात को बना। उसका की हम भेजे थे तुमको? नहीं भेज दीजिए। हाँ, की हम उसका भेज देते रुको। ठीक है, तो वैसे ही रात में भेज देंगे, तो रात में तो अपना 2 घंटा बैठ के फिजिक्स मैथ सॉल्व कर लेना। ठीक है, यस। ठीक है, चलो। अच्छा, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।